हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एंड आज का जो क्लास रहने वाला है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जो यूजीसी नेट, ठीक है। अगर आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए अपेयर करने वाले हो या एग्जाम देने वाले हो तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड नोटिफिकेशन आने के साथ साथ बहुत सारे दिमाग में सवाल चल रहा है कि इस एग्जाम के लिए कौन अपेयर कर सकता है, इस एग्जाम को कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितने साल के जो लोग हैं वो अब जेआरएफ के लिए अपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि ये एग्जाम देने के साथ साथ आपको क्या बेनिफिट, क्या क्या चीजें हैं, कैसे एग्जाम को दिया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट हर साल इस चीज के लिए अपेयर कर रहे हैं एंड ये कितने बार साल में आपका एग्जाम होता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ठीक है। सो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो या फिर आपको जेआरएफ चाहिए या फिर आप पीएचडी करना चाहते हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसके तहत जो आप आराम से जेआरएफ करोगे तो अच्छी खासी आप स्कॉलरशिप भी मिलेगी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो तो उसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। एंड पीएचडी के लिए अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर आपको पीएचडी करना है तो ये अगेन आपके लिए काफी अच्छा मौका रहने वाला है, ठीक है। सो वन बाई वन सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको किस तरह से एग्जाम को अप्रोच करना है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है ये की हाईलाइट, नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बात पे ध्यान दो कि कब से कब तक इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है, ठीक है। सो इसको कंडक्ट, ये जो कंडक्टिंग बॉडी है वो कौन है, आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है। सो एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। एंड जो सबसे पहला सवाल यही होता है कि ऑफलाइन एग्जाम होता है या ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अभी तक अगर देखा जाए तो यूजीसी नेट जो आपको एग्जाम होता है उसके तहत आपको कितने सब्जेक्ट्स में एग्जाम्स के होते हैं, तो टोटल 85 है, ठीक है। जिसमें से एक नया सब्जेक्ट आपका इस साल ऐड हुआ है, इसी ईयर ऐड हुआ है, स्टैटिक्स का, ठीक है। सो स्टैटिक्स का आपका एक नया पेपर ऐड हुआ है ना। यहाँ पे एग्जाम डेट को लेके कब ये एग्जाम हो सकता है, नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, बट एग्जाम कब होगा ये बहुत सारे दिमाग में सवाल होता है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम डेट पता होता है तो इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, तैयारी शुरू करते हो अपना। तो बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है क्योंकि ये टेंटेटिव डेट बता रही हूँ मैं, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है आपका, उससे पहले नोटिफिकेशन आएगा। सो टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो 22 जून, और बहुत बार ऐसा हुआ कि टेंटेटिव डेट पे ही आपका एग्जामिनेशन जो है वो हो गया, ठीक है। सो 22 जून से लेके आपको 30 जून के बीच में आपको जितना भी एग्जाम है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, आपको मॉर्निंग शिफ्ट रहता है, इवनिंग शिफ्ट रहता है। सो मल्टीपल शिफ्ट्स में अगर देखा जाए तो ये 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। सो नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, बट बहुत लंबा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। सो क्या 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 चीजें हमें करना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करना है, इन सारी चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सो ये जो एग्जाम होता है, ठीक है, जो यूजीसी नेट आपको कंडक्ट करवाती है, इसके तहत आपको 3 चीजें होती है, ठीक है। पहला होता है आपका कि जेआरएफ, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, जिसके लिए सब तैयारी करते हैं। तो इसमें आपको ये होगा कि आप अगर ये एग्जाम देते हो एंड सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ देखा जाए तो जेआरएफ का ही रहता है, ठीक है। सो अगर आप जेआरएफ टारगेट करें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर चुके होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई कर चुके होंगे, एंड बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो पहले और फर्स्ट टाइम भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम वालों के लिए बेसिक जो है क्लैरिटी होना चाहिए। सो जेआरएफ के लिए आपको सबसे ज्यादा कट ऑफ होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। एंड अभी से अगर आपने पहले अगर मेहनत कर रखा है तो अभी आपके पास टाइम है 2 महीने का, आराम से जल्दी जल्दी फटाफट जितना हो सके उतना तैयारी आप कर सकते हो। सेकंड है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। अगर आपका सपना है प्रोफेसर बनने का, ठीक है, सो ये भी अगर अगेन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। देन पीएचडी, ठीक है। अब पीएचडी अगर आपको अच्छे यूनिवर्सिटी से करना है, ऐसे नहीं कि हम कहीं से, क्योंकि अगर आप देखोगे कहीं से भी पीएचडी कर लोगे तो उसका फिर आप खामियाजा आपको बाद में जाके भुगतना पड़ता है, ठीक है। सो अच्छी यूनिवर्सिटी से, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करना है, ठीक है, अच्छे गाइड चाहिए आपको। सो यहाँ से ये यूजीसी नेट करने के बाद आपका इसमें भी रहेगा। तो 3 चीजें आपका जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी। अब वन बाई वन थोड़ा थोड़ा सबके बारे में देखते हैं। सो जेआरएफ के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल उठता है कि एज क्राइटेरिया क्या रहता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी उम्र के जो है लोग इस जेआरएफ के लिए अपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो एज क्राइटेरिया वेरी कर रहा है, ठीक है। एज क्राइटेरिया जो है आपको कैटेगरी वाइज वेरी कर रहा है। सो जनरल कैंडिडेट के लिए आपको 30 ईयर है, ठीक है, 30 साल है, 30 साल तक अगर है तो वो आपको जेआरएफ के लिए जो है वो अपेयर कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अगर आप 30 प्लस हो चुके हो तो फिर आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। सो अगर 30 से बिलो हो आप तो आपके लिए, आपके पास चांस है, जितना हो सके उतना अपना क्या करो, पूरा जी जोड़ लगा दो, दम लगा दो, एंड आप जेआरएफ ले लो इस बार, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको अदर कैटेगरी में आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है, खासकर वुमेन्स के लिए आपको 35 तक है, ठीक है। 5 साल एक्स्ट्रा आपको मिलता है, अदर कैटेगरी में 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिलता है, इतना याद रखना है। जनरल कैंडिडेट के लिए आपको 30 साल है जेआरएफ के लिए, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कोई एज क्राइटेरिया है
नहीं, इसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी एज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप ये दे सकते हो एंड क्वालिफाई आप कर सकते हो, क्योंकि इसके विदाउट, ठीक है, अगर आपने यूजीसी नेट नहीं कर रखा है और नहीं क्लियर है आपका, इसमें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी कट ऑफ आपने क्लियर नहीं किया है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अगर पीएचडी आपके पास है तो आप संभाव पढ़ा लोगे, बट अभी अगर देखा जाए तो जो अभी का क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ना पीएचडी के लिए भी कोई एज क्राइटेरिया वहां पे नहीं दिया गया, तो जेआरएफ के लिए एज क्राइटेरिया है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा 30 साल जनरल के लिए है एंड अदर के लिए आपको 35 ईयर है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज की जो डेट, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि एप्लीकेशन डेट जो है वो आपका 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन आपका आया था, 29 अप्रैल को आया है, 29 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया। अब लास्ट जो है ये डेट कब तक इसको आप फिल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं ना कि इनिशियली एकदम निश्चिंत रहते हैं एंड लास्ट में जाके लास्ट मोमेंट पे क्या करते हैं, फटाफट फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं एंड उसकी वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो वो चीजें, गलतियां आपको नहीं करनी है। आप टाइमली क्या करो, फॉर्म को फिल करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर अगर आप फिल करोगे तो आपका सर्वर वहां पर डाउन रहता है, बहुत सारे फॉर्म आपको फिलअप नहीं हो पाते या फिर आपके वहां पे गड़बड़ होने के भी चांसेस होते हैं। सो डेट, आपका लास्ट डेट कब है, 20 मई को। ठीक है, 20 मई को 11:50 रात तक है टाइम, लेकिन लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल मत करना, पहले ही फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि लास्ट में जाके आपको देखोगे तो वहां पे बिल्कुल साइट जो है वो काम नहीं करता रहता है। सो 29 अप्रैल से लेके आपको 20 मई तक का डेट है, इस बीच में आप फॉर्म को फिल कर लो एंड डॉक्यूमेंट जो है, जो भी आपका इसके रिगार्डिंग लगने वाला, जैसे कि फोटो लगता है, आपका सिग्नेचर है। ठीक है, इसके अलावा फोटो सिग्नेचर में भी आपको कुछ रहता है कि आपको कितना जो है उसमें वो उसका लेंथ कितना होना चाहिए, ब्रेथ कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें आप थोड़ा वहां पे जाके डिटेल देख सकते हो एंड जो आपको अदर चीजें लगती है वो भी सारी चीजें देख लेना। नाउ करेक्शन विंडो जो है वो 22 से लेके आपको 24 मई, 20 को खत्म हो जाएगा फॉर्म फिलिंग का डेट। उसके बाद जो है आपको 22 और 24 तारीख को क्या होगा, अगर आपने बाई चांस कुछ भी उसमें मिस्टेक कर दिया, ठीक है, कोई नाम गलती हो जाता है किसी का फादर्स नेम का गलती हो जाता है या डेट ऑफ बर्थ गलती हो जाता है, तो वो करेक्शन विंडो ओपन होता है आपका 22 से 24 मई। तो उसमें आप ध्यान देना कि अगर कोई गलती है तो उस टाइम ही करेक्शन कर लेना, अगर गलती बाद में फिर उसको फिर करेक्ट करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका कब तक आने का संभावना है, ठीक है, ये कब तक आ सकता है, तो 15 जून तक आपको एडमिट कार्ड आने का संभावना है एंड एग्जाम आपका 22 से 30 जून के बीच में है, तो बहुत लंबा समय आपके पास नहीं है। ठीक है, अब एक और सवाल यहाँ पे आता है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे आप ये सोच रहे हैं कि ये फॉर्म कौन कौन फिल कर सकता है। ठीक है, ये फॉर्म कौन कौन बच्चे हैं जो कि फिल कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, जो आपको 4th ईयर अभी ग्रेजुएशन हो गया वो वाले बच्चे कर सकते हैं कि नहीं, मास्टर्स में कौन से बच्चे कर सकते हैं। सो अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो नहीं कर सकते हो, पर अगर आप 4th ईयर में हो, ग्रेजुएशन 4th ईयर में हो, 4th ईयर ग्रेजुएशन अगर आपका चल रहा है, ठीक है, सो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं कर सकते हो, आप जेआरएफ और पीएचडी के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके पास ऑप्शन आता है जेआरएफ, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो 4th ईयर ग्रेजुएशन अगर आपका चल रहा है तो आप जेआरएफ और पीएचडी के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ दूसरा क्वेश्चन आता है कि मास्टर्स जो है, जिनका मास्टर्स चल रहा है, वो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो अगर आपका एमए चल रहा है, ठीक है, मास्टर्स चल रहा है आपका, तो विद इन 2 ईयर आपको ज्वाइन करना पड़ता है। आप एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हो, लेकिन फिर आपका 2 ईयर का वैलिडिटी रहता है उसका। ठीक है, 2 ही ईयर का वैलिडिटी रहता है। सो अगर आप फाइनल ईयर में हो, ठीक है, अगर आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो और ये फर्स्ट ईयर में भी हो तो भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है कि वैलिडिटी का इशू होता है। तो मास्टर्स वाले बच्चे जो है ये आपको जेआरएफ, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तीनों के लिए आप अपियर कर सकते हो। बट ग्रेजुएशन जो 4th ईयर, अभी जो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन अभी हो चुका है, तो वो बच्चे आपको क्या करेंगे, बस जेआरएफ और पीएचडी के लिए उसमें फिल करेंगे। बट जो मास्टर्स वाले हैं वो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी तीनों के लिए फिल कर सकते हैं। बट अगर वो फाइनल ईयर में है तो उनको फाइनल ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू है उसमें जाके बैठ सकते हैं या फिर वो उसके लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, सो मास्टर्स के लिए ये समझ में आ गया। ठीक है, नाउ एज क्राइटेरिया के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, जो अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि फी कितना कितना रहने वाला है। ठीक है, अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो कितना आपको जो है पॉकेट से पैसे निकाल के देने पड़ेंगे। ठीक है, सो जनरल कैंडिडेट के लिए अगर देखा जाए तो 1150 काफी ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, सो 1150 अमाउंट जो है आपको देना पड़ेगा और इसमें आप जेआरएफ, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों फिल कर सकते हो। अगेन याद रखना, अगर आप मास्टर्स फाइनल ईयर में हो तो, ठीक है,
4th ईयर वाले, ग्रेजुएशन वाले नहीं, ठीक है। फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके लिए कितना फी आपका 600 है, ठीक है, 600 है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, इनके लिए 325 रुपये है, ठीक है, 325 रुपीज। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर के लिए 325 है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 600 एंड अदर जो जनरल कैंडिडेट है वो आपको 1150, ठीक है, 1150 रुपये हैं आपका जनरल कैंडिडेट के लिए। अब एग्जाम पैटर्न, ये जो एग्जाम होता है वो कैसे होता है आपको, क्योंकि अगर हमने देखा, मैंने आपको जस्ट बताया कि आपको मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं। अगर मान लो हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो, तो इवनिंग मॉर्निंग करके शिफ्ट अलग अलग कर दिया जाता है, एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। सो एग्जाम पैटर्न अगर देखा जाए तो इसमें 2 पेपर आपका होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। सो पेपर 1 जो होता है वो जनरल पेपर होता है, जनरल एप्टीट्यूड पेपर होता है, जिसमें आपको 10 यूनिट पूछे जाते हैं एंड टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं ना। यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। सो बहुत सारे एग्जाम अगर अभी आपने दिया होगा तो वहाँ पे निगेटिव मार्किंग की वजह से आप बाहर हो चुके होंगे, बट यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से बहुत सारे बच्चे उसमें फॉर्म फिल करते हैं एंड बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए फॉर्म मिस कर देते हैं। सो अगर आपको पता चल गया कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप भी फॉर्म इसके लिए फिल कर सकते हो। एंड ऐसा बहुत साल से है कि ये निगेटिव मार्किंग अभी नहीं हो रहा, क्या पता किस्मत खराब हो जाए आपकी आगे एंड इसमें भी निगेटिव मार्किंग आ जाए। सो अभी क्या कर लो, इसके लिए फॉर्म फिल कर लो ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन जो आपको रहने वाले हैं वो टोटल 10 यूनिट से रहते हैं। 10 यूनिट आपका पेपर 1 में होता है, 10 यूनिट होता है। ईच यूनिट हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें रहता है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का है, तो बहुत आपको मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऊपर से 2 नंबर एक क्वेश्चन के मिल रहे हैं, तो तैयारी अच्छे से तो बनता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका इसमें कि अब इसमें क्या क्या चीजें आपको रहती है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इसका एकदम, क्योंकि आप रिसर्च में जाने वाले हो जेआरएफ से, ठीक है। दूसरा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो तो आपको टीचिंग स्किल आनी चाहिए, तो ये दो तो चीजें है ही। इसके अलावा कौन कौन से यूनिट है उसको हम लोग देखने वाले हैं ना। पेपर 2 जो है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया 85 सब्जेक्ट में टोटल आपको 85 सब्जेक्ट है जहां पे आपको ये एग्जाम होता है, तो 85 सब्जेक्ट मेन आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। आपका एक ही मेन सब्जेक्ट होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने ज्योग्राफी रखा था या पॉलिटिकल साइंस था आपका, या ठीक है, जो भी आपका ह्यूमैनिटी से कोई जो भी सब्जेक्ट था आपका, उससे आप कॉमर्स था, मैनेजमेंट था, जो भी है उससे आप अपेयर कर सकते हो, वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। एंड मेन सब्जेक्ट में आपको 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन हो गए, 100 + 50, ठीक है, 150 आपका क्वेश्चन हो गया। एंड मार्क्स कितना हो गया, तो टोटल अगर देखा जाए तो इसमें आपको 200 मार्क्स का हो गया। पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का है आपका, एंड पेपर 1 कितना का है आपका, 100 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स आपको कितना हो गया, 300 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होता है। अब यहाँ पे एक और डाउट आता है कि दोनों पेपर को अलग अलग कंडक्ट करवाया जाता है या एक ही साथ ही एग्जाम होता है, ठीक है। तो जो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा तो डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ाया गया होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, ठीक है। सो ये हमारा जो अलग से यूनिक चीज इसमें ये है कि आपको इस एग्जाम के बीच में ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं होता है। आप बैठोगे 3 घंटा लगातार, जिसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर 1 पहले बनाना चाहते हो, क्योंकि ऑनलाइन है, आपको एक ही साथ क्वेश्चन आ जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले पेपर 1 बनाना चाहते हो कि पेपर 2 बनाना चाहते हो, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होगी। एंड अगर गाइडेंस चाहिए तो हमारा कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, उसमें हम लोग आपको और डिटेल में चीजें बताएंगे, ठीक है। सो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है। मेन सब्जेक्ट आपका बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। अगर आपका मेन सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है तो अभी टाइम है, उसको और अच्छे से डील करो। एंड मेन सब्जेक्ट तो सबका ऑलमोस्ट अच्छा होता है, क्योंकि आपने उसको ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, ठीक है। रेस से जो बाहर करेगा आपको, पूरे इस जर्नी से जो बाहर करता है, वो कौन सा पेपर करता है, पेपर 1 करता है। रिसेंटली अगर आपने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देख रखा है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि पहले आपको बहुत ही 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता था। एक टाइम ऐसा था कि यूजीसी नेट आपको 1 लाइनर क्वेश्चन पूछती थी, बट उनका चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। नाउ दे आर आस्किंग बहुत ही इन डेप्थ, आपको अगर क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, तभी पेपर 1 आप अच्छे से डील कर पाओगे। तो पेपर 1 कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, एंड उसके ऊपर आपको काम करना अभी से शुरू करना पड़ेगा। मेन पेपर आप पढ़ रहे होगे, आपने पढ़ा होगा तो उसको रिवाइज करोगे, बट पेपर 1 के लिए आपको अलग से स्ट्रेटेजी यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नो ब्रेक, बिल्कुल ब्रेक नहीं होता है दोनों पेपर के बीच में। कंटिन्यूसली आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है पेपर 1 पहले बनाना चाहते हो, पेपर 2 बनाना चाहते हो, स्क्रीन पे सारी चीजें आ जाएंगी एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे तैयारी कैसे किया जाए, आपका क्या रणनीति होना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। साल में 2 बार ये एग्जाम होता है, आपको 2 साइकिल में एग्जाम करवाया जाता है, एक तो जून में होता है, एक आपका दिसंबर में होता है। सो अगर अभी भी तैयारी आप करते हो एंड ठीक है, अगर किस्मत खराब हुई ना तो अगर एग्जाम नहीं भी निकलता है तो दिसंबर वाला आप निकाल सकते हो, तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा अनसर्टेन भी होता है। सो अगेन इस तैयारी अभी से स्टार्ट करना है, तो क्या क्या चीजें कर सकते हो। सबसे पहले आपको सिलेबस मैपिंग, सिलेबस को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, जो कि बच्चे मिस कर देते हैं। डायरेक्टली क्या करते हैं, कहीं से रैंडमली मॉक टेस्ट उठाते हैं एंड मॉक टेस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, बट ये एग्जाम पे अप्लाई नहीं होगा। जो आपका यूजीसी नेट है उसमें आपको रैंडम मॉक टेस्ट बिल्कुल काम नहीं आने वाला है, क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन होता है, वहां पे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। जब वहां पे आप जाओगे रियल एग्जामिनेशन में जाओगे तो वैसे सवाल आपको पूछे नहीं जा रहे अभी, ठीक है, आपको थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि आप टाइम इंगेजिंग क्वेश्चन होता है, वहां पे आप फिर क्या करते हो, क्वेश्चन गड़बड़ करके आ जाते हो। सो सबसे पहले सिलेबस को बहुत डिटेल तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या चीजें नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप पढ़ के चले जाते हो बट वो सिलेबस में नहीं होता है। सिलेबस थोड़ा अपडेटेड है, थोड़ा अपडेट करके जाओगे, अपने सिलेबस देख के जाओगे एंड फोकस ऑन द क्लैरिटी पेपर 2। अब पेपर 2 वाला जो है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि आपने बेसिक आपको पता होगा, आपने ग्रेजुएशन में पक्का आपने पेपर 2 पढ़ रखा है, जो भी आपका कोर सब्जेक्ट था, ज्योग्राफी था या हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, 85 सब्जेक्ट में से जो भी सब्जेक्ट आपका था आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा होगा। बट वहां पे दिक्कत ये आ रही है कि बेसिक के अलावा मुश्किल से आपको 30 क्वेश्चन बेसिक मिल सकते हैं, बट आपको 30 नंबर से JRF तो नहीं मिलने वाला है, ना ही जो 60 नंबर से असिस्टेंट प्रोफेसर आपका बनने वाला है। आपको मार्क्स पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर 2 सब कोई काम करके आने वाला है, तो वहां पे भी आपको तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा। वहां पे आपको कौन कौन से सोर्सेज रेफर करने, कौन कौन से बुक आप पढ़ सकते हो, कहाँ कहाँ से चीजें गैदर कर सकते हो एंड रैंडम चीजें को अगेन बोल रही हूँ नहीं पढ़ना। पेपर 2 में भी आपको क्या करना है, जो ऑथेंटिक सोर्सेज है, जो ओरिजिनल सोर्सेज है, उसको ही गो थ्रू करके जाना, वहीं से आपको जो वो सवाल बन के आते। डेली प्रैक्टिस ऑफ MCQ, क्योंकि अब ये एग्जाम जो दूसरा सवाल आता है कि ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सो आपका किस तरह का क्वेश्चन है, ये एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, आपको MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, कोई में सब्जेक्टिव नहीं है, कुछ लिखना नहीं है आपको, बस क्वेश्चन को टिक करते जाना है। तो अब जब एग्जाम ही उसी पैटर्न पे हो रहा है तो आपको एक जो आपका माइंड है, ठीक है, आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर मान लो एग्जाम से आप 2 महीना बचा हुआ है तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब 10 क्वेश्चन पेपर 1 के लिए एंड 10 क्वेश्चन पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में जितना हो सके उतना आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे एंड पेपर 1 में जितना हो सके उतना आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वहीं पे आपको, क्योंकि इसमें मैथ्स भी आता है आपको, इसके अलावा रीजनिंग भी आता है, फिर जो है इसके अलावा देखा जाए तो आपको इंडियन लॉजिक पूछा जा रहा है, फिर आपको इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता है, पर्यावरण से सवाल बन के आ रहे हैं, फिर आपका हायर एजुकेशन है, इसमें ICT है, इंफॉर्मेशन एंड जो कम्युनिकेशन वाले वो पेपर है एंड पैसेज वगैरह कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। तो बहुत सारे 10 यूनिट अपने आप में जो है वो 10 सब्जेक्ट के बराबर है इसमें, ठीक है, कहने के लिए बस 10 यूनिट है, लेकिन 10 यूनिट अपने आप में 10 सब्जेक्ट के बराबर है, इसीलिए आपको अलग अलग यूनिट को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, बिना PYQ के आप नहीं कर सकते हो। एंड बहुत सारे बच्चे अभी भी बोलते हैं कि PYQ का कोई मतलब नहीं है, बट अगर एग्जाम देने से पहले अगर आप PYQ बहुत अच्छे से, अगर कम से कम UGC नेट का 5 साल का, बहुत पीछे वाला मत बनाना क्योंकि आपका वो जो पैटर्न है वो बदल चुका है, ठीक है। सो 5 ईयर का अगर PYQ आप बना के जाते हो तो देखोगे कि आपको क्वेश्चन, अब ऐसा तो नहीं है ना कि UGC नेट आपको इतने सारे शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो वो बहुत सारे क्वेश्चन, वो जो कुछ क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है। अब रिपीट का मतलब ये नहीं होता कि एज इट इज वर्ड उठा के वो सारा वहीं पे डाल देंगे, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे, लेकिन आपका थीम वही होता है, टॉपिक वही होता है। एंड बहुत बार कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप अगर PYQ बना के जाते हो तो आपको डायरेक्टली लगेगा कि आपने ये क्वेश्चन कहीं बनाया हुआ। सो PYQ आपका पूरा क्या है, पूरे प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। सिलेबस को अच्छे से समझो, देन PYQ को प्रैक्टिस अच्छे से करो। आप PYQ बनाने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं होता कि हम रैंडमली एक बार मॉक टेस्ट बना लेते हैं, उसमें जितने सही हुए गलत हुए उसको उसके बाद छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं होता। हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन से भी अगले बार वो क्वेश्चन बना के देते हैं, ठीक है। वीकली रिवीजन इज अ मस्ट। अब अगर आपने, आपका मेन पेपर एकदम फैक्चुअल पेपर है, ठीक है, जिसमें आपको डेट वेट रटना है, हिस्ट्री वाला हो गया या ज्योग्राफी का कुछ ऐसा है, पॉलिटिकल साइंस है, तो अगर उसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं तो उसको रिवाइज आप करो अच्छे से, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको फैक्चुअल वहां पे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे आपको
ध्यान देना है। मेन पेपर पे आपको थोड़ा देना ही देना है ध्यान है, बट पेपर 1 जो है वो आपको आपका स्कोर और अच्छे से इंप्रूव कर सकता है ना। स्मार्ट स्टडी अप्रोच आपका क्या होना चाहिए? अब क्योंकि दोनों पेपर आपका, एक तो आपका 50 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है, तो दोनों में आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखना पड़ेगा कौन से पेपर में कितना ध्यान देना चाहिए। अब जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स है, 200 मार्क्स का, ये 200 नंबर का है, तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, तो इसमें आप 60% अपना टाइम दो। अभी से टाइम उसमें अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो इसमें आपको ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें आपको ज्यादा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। बट जो सेकंड पेपर है वो 40% का है, एंड पेपर 1 आप उसको उसी तरीके से देखो, इसमें प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करो। मेक अ शॉर्ट नोट्स फॉर अ रिवीजन। अब एग्जाम जब नजदीक आएगा ना तो पैनिक मोड ऑन हो जाता है, बहुत जल्दी जो है वो आप एजिटेट होना शुरू हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता, इरिटेशन होता है, नोट्स कहीं से कुछ मिल नहीं पाता है। तो अपने खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। अगर आप यहाँ से बैच लेते भी हो, यहाँ से अगर पढ़ते भी हो, या अदर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ की भी बैच लेते हो तो खुद का नोट्स बना के रखो, क्योंकि वो नोट्स जो आपको कहीं से मिल रहा है ना, वो आपको लास्ट में पढ़ने में मजा नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। सो अपने लिए क्विक नोट बना के रखा करो, एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रिवाइज करके जा सको इसके लिए, ठीक है। फोकस ऑन इम्पोर्टेंस टॉपिक्स फर्स्ट। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको पेपर 1 के बारे में बताया आपको कि पेपर 1 में 2 टॉपिक जो है, अब एक तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मिथ डाल दिया जाता है कि सारे पेपर से, सारे यूनिट से इक्वली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 यूनिट अगर आपका पेपर 1 में है तो सब में से 2-2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उनका अगर मन हुआ ना तो वो एक यूनिट से आपको 7-8 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ऐसा होता भी है। खासकर जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपका जो है वो बेस माना जाता है पूरे एग्जाम का। सो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, आप तो पैसेज वगैरह बनाया होगा आपने, तो पैसेज थोड़ा इजी आता है एग्जाम में, ठीक है। बट डीआई, मैथ्स, फिर थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आप ऐसा नहीं कि एग्जाम से 2 दिन पहले प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको अभी से उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और 5 नंबर तो अब 5 क्वेश्चन होगा, 10 नंबर होगा, ठीक है। सो 10 क्वेश्चन तो आपका डीआई का हर बार फिक्स होता है, एंड 10 क्वेश्चन आपका, 10 नंबर आपका पैसेज का, ठीक है। 20 नंबर तो पेपर 1 में आप ऐसे स्कोर कर जाओगे। सो उसके लिए क्या करना है आपको, उन दोनों चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। अब क्या होता है, बच्चे फंस जाते हैं, पेपर 1 में ही पूरा तैयारी निकाल देते हैं, पेपर 1 समझ में ही नहीं आता। अब पेपर 1 में कुछ ऐसे यूनिट है जैसे कि जिसका रेलेवेंस थोड़ा कम हो गया, ठीक है, पहले के मुकाबले उसमें से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जा रहा है। अब इंडियन लॉजिक से आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इंडियन लॉजिक, सिलोजिज्म जो वगैरह जो इसमें आपने देखा होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर इंडियन लॉजिक में आपको बहुत सारे टिपिकल टर्म्स होते हैं और समझ में नहीं आता, वहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब जो ट्रेंड है ना, जिसके हिसाब से, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पहले पढ़ के, जितने भी उसमें चीजें इंपॉर्टेंट चीजें उसको, उसका नोट्स बना के आप पहले रख लो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आईसीटी वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है वो पढ़ोगे, और पर्यावरण वाला जो पार्ट है उसमें जनरली आपको सतत विकास, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उससे सवाल आपको हर बार 1-2 पूछे जाते हैं। तो जो चीज पूछा जा रहा है वो आपको वही बता सकता है जो इस एग्जाम के लिए अपीयर किया, जिसने वो इस एग्जाम को क्लियर किया, ठीक है। सो रैंडमली कहीं पे रिलाई नहीं करना है, जो इस चीज से जुड़े हुए उनसे इन सारी चीजों की जानकारी आप लोगे तो आपको बेहतर गाइडेंस मिलेगा। पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन जो किस तरह से करना है, ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड मस्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल। अब जितने भी थ्योरीज वगैरह हैं, आप चाहे ब्लूम टेक्सोनॉमी से आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर करके जाना है। एंड पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से ना जनरली आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको अपने आप को एज ए टीचर वहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, आपको टीचर सोचना पड़ेगा, एंड उस क्वेश्चन का आप आंसर करते थे। बट अभी क्या हो गया ना, कुछ वो आपको जो थ्योरीज है, ठीक है, जो कुछ थिंकर्स के आइडियाज हैं उससे रिलेट करके सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको बीएड में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, या फिर आप टीचिंग रिलेटेड सीटेट वगैरह का एग्जाम देते हो तो वहाँ पे जो सवाल आते हैं तो उस तरह के सवाल यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी तैयार रहना आपको। इसमें भी अगेन आपको कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जितना हो सके उतना क्वेश्चन आपको बनाना है। रिसर्च एप्टीट्यूड में ये बहुत ही वास्ट है, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड अपने आप में बहुत वास्ट है, एंड इसमें खासकर जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है आपको उससे बहुत सारे सवाल पूछे अभी भी जा रहे हैं, एंड इस एग्जाम में भी पूछने की संभावना है। अगेन इसमें क्या कर सकते हो, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड में दोनों में आप पीवाईक्यू को ही लगाओ, ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। इसमें अगर आप लगाओगे तो इसमें 2 महीना लग जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें पीवाईक्यू लगा के आप टॉपिक को एनालाइज कर सकते हो। रीजनिंग वाला जो है इसमें
बेसिक रीजनिंग आपको इसमें पूछा जाता है। ऐसे नहीं कि बहुत ही आपको सी सेट लेवल का रीजनिंग आपको पूछा जाएगा या एसएससी लेवल का आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक रीजनिंग पूछा जाता है। थोड़ा कैलेंडर वगैरह का आप देख सकते हो क्वेश्चन, क्लॉक का देख सकते हो, सीरीज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए रीजनिंग में आपको आता है, सीरीज वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो सीरीज देख सकते हो। फिर डीआई का क्वेश्चन है। डीआई तो मैंने पहले भी बोला आपको, ये 5 क्वेश्चन आपका फिक्स है। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे आपको हर साल किसी भी आप जो है वो शिफ्ट में बैठोगे, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, कॉमर्स से हो, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, किसी से भी 85 सब्जेक्ट में से किसी से भी हो ना, तो आपको ये 5 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का आता है। लेकिन डीआई में क्या होता है ना कि 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डुएबल होते हैं, बना सकता है, जिसका मैथ्स थोड़ा भी वीक है तब भी वो बना सकता है। थोड़ा दिमाग वहां पे लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट 2 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें से 5 में से 2 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे अभी से, जिसमें आपको जनरली एवरेज का क्वेश्चन होता है डीआई में, ठीक है, या फिर परसेंटेज निकालना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप स्किप करके मत आना, क्योंकि वो फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे गलती होता है। फिर आईसीटी का क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी के टर्म में, ठीक है, कोई टर्म्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो पूछा जा सकता है। या फिर अगर खासकर आईसीटी का यूज आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में कैसे हो रहा है, जैसे आप रिसर्च पेपर लिखने वाले हो, तो उसमें कौन कौन से जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, क्या क्या किस तरह से चीजों को किया जा रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आईसीटी का क्या रोल है, तो उसको इंटरलिंक करके दोनों यूनिट को, इससे आपको सवाल बनता है। कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पे भी अगेन यहाँ ये भी इजी यूनिट, इसमें भी बहुत डिफिकल्ट आपको नहीं है। कम्युनिकेशन में आपको किस तरह से जो वो क्रोनोलॉजी फिक्स किया जाता है, किस तरह से आपको कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट किया जाता है, क्योंकि ये सब आपको टीचिंग में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक मिसिंग है, वो है आपका पैसेज वाला, ठीक है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन बोलो। कॉम्प्रिहेंशन से भी 5 क्वेश्चन मस्ट है, तो ये डीआई और पैसेज, ये तो कंपलसरी, इसको आप करके जाओ, ये इजी टॉपिक है, बट टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए इसको आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। इन्वायरमेंट भी है, इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इन्वायरमेंट से भी आपको बहुत सारे सवाल आते हैं। पॉल्यूशन वाला चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जहाँ आपको प्रदूषण से पूछा जाता है। इसके अलावा आपको जितने भी प्रोटोकॉल हैं, कार्टेजेना, नगोया प्रोटोकॉल, ये सब जिससे इससे सवाल आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एसडीजी गोल आपका इंपॉर्टेंट, इससे सवाल पूछा जाता है पर्यावरण वाले में, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है जो कि आपका हायर एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि पूरा आपका एजुकेशन से रिलेटेड है ये, पीएचडी, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। सो हायर एजुकेशन में आपको जो एंशिएंट टाइम में किस तरह का आपका एजुकेशन व्यवस्था रहा है, शिक्षा व्यवस्था रही है, फिर आपको आधुनिक भारत में कैसा शिक्षा व्यवस्था रहा है। एनईपी 2020 से आपको सवाल पूछ दिया जाता है कि जो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी था उसमें क्या क्या चीजें जो है वो उस पर क्या क्या चीजों पर चर्चा किया गया, वो सारे सवाल आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। सो हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डीआई, आईसीटी, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट, ये और पैसेज जो आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सारी चीजें आपको 10 के 10 यूनिट है, जिसको आपको क्या करना है, देख लेना कि आपका कौन सा वीक एरिया। बहुत सारे लोगों का मैथ्स वीक होता है, उनका मैथ्स पे पकड़ नहीं होता है, तो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। डीआई में अगर आपको 5 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। एंड इवन रीजनिंग में अगर आप रीजनिंग देख रहे हो तो एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला है, ठीक है, वो तो आप थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बट जो लॉजिकल रीजनिंग आपका इंडियन लॉजिक से जोड़ के पूछा जाता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वहां से सवाल अभी बन रहे हैं बहुत ज्यादा। पेपर 2 के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है, क्या आपको क्या रणनीति अपनाना है, किस तरह से क्या कर सकते हो आप। सो कंप्लीट इंटायर सिलेबस वंस क्विकली, एक बार आपका उसमें भी 10 यूनिट होता है, ठीक है, तो उसको क्विकली क्या कर दो, एक बार अच्छे से पढ़ लो। उसमें ये मत सोचना कि मुझे एकदम डिटेल में पहले पढ़ना, कि टाइम बहुत कम है भी, ठीक है। अब उसमें से जब पीवाईक्यू बनाना शुरू करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे, तो एक आइडिया आपको लग जाता है कि कौन सा यूनिट आपका इंपॉर्टेंट है। खासकर जिस यूनिट को पहले ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उससे आपको यूनिट अगर सवाल बन रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि इस बार भी आपको उसी यूनिट से आपको सवाल बन के आने वाले हैं। तो पीवाईक्यू से आप एनालाइज कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक स्किप करना है एंड कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, कौन सा टॉपिक पे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि टाइम अभी बहुत कम बचा हुआ है। हाई वेटेज वाला टॉपिक, ठीक है, जो आपका है और खासकर जिसमें आपको सवाल बहुत बार पूछे गए, उस टॉपिक को पहले से अभी से प्रिपेयर करके रख लो। रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। अब इसमें क्या होता है ना कि जितने बार आप पढ़ने के लिए बैठते हो, हर बार नया सोर्स लेके बैठ जाते हो, ठीक है। किसी कोचिंग का कोई नोट्स मिल गया तो उसको पढ़ने लगे, फिर अगले दिन किसी और कोचिंग का। ये जो फोमो है ना आपके अंदर, उस फोमो को खत्म करना पड़ेगा। फोमो लेके चल रहे हो तो फिर आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। आप अपने हिसाब से एक प्लान बनाओ, एंड अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स फॉलो करे तो एक ही को फॉलो करो, ठीक है, मल्टीपल मत करो, उससे आपका भी काम बढ़ेगा और टाइम भी आपका कंज्यूम होगा। प्रैक्टिस द सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू डेली। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका मेन पेपर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उतना बनाओ, एंड पेपर 1 से, एंड अगेन इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको लग रहा है वहां पे भी इजी क्वेश्चन आने वाले, ऐसा नहीं होता, वहां पे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो पहले जितना हो सके थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप इजी क्वेश्चन 2-4 बना लो, लेकिन सवाल आप
PYQ अगर ज़्यादा बनाओगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, रेदर देन आप वन लाइनर क्वेश्चन बना रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, जितने चीज़ों को पढ़े। रिसर्च एप्टीट्यूड में अगर आप टाइप्स पढ़े रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो उसको फिर आप अगर आपको समझ में आ गया तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा रिसर्च एप्टीट्यूड का क्या जो है वो फीचर होता है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उसका होता है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपने पढ़ लिया, उसमें किसी थिंकर के बारे में या ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड अगर आप सवाल नहीं बना पा रहे, इसका मतलब आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो अगेन से उस टॉपिक को फिर से पढ़ने की जरूरत है। कॉमन मिस्टेक, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आपको 3 साल 4 साल से नेट का एग्जाम दे रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई दैट एग्जाम, ठीक है, नहीं क्वालिफाई कर रहे, इवन वो PhD के लिए भी नहीं क्वालिफाई कर रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी नहीं क्वालिफाई किया, एंड JRF के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट उन्होंने क्या क्या मिस्टेक किया है? सबसे पहला मिस्टेक जो वो करते हैं वो इग्नोरिंग द पेपर 1। पेपर 2 में महारत हासिल हो चुकी है, मास्टर्स कर चुके हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी वो अपने आप में मास्टर्स है, ठीक है। फिर जो पेपर 1 है उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, उनको लगता है कि ठीक है क्या ही है, बना लेंगे क्वेश्चन। जब वहाँ पे आता है सवाल तो आपको सवाल ही समझ में नहीं आता है, इसीलिए आप पहले पेपर 1 पे भी ध्यान दो। बिना PYQ के अगर आपने पढ़ा है तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि PYQ आपको एक पूरा देता है, आपको नजरिया देता है कि आपको किस तरह का एग्जाम वहाँ पे देखने को मिलेगा। नो रिविजनिस्ट, कोई रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो, बिल्कुल बस पढ़ते जा रहे हो, नया नया टॉपिक पढ़ते जा रहे हो हर बार और कोई रिवीजन नहीं कर रहे, तो फिर वो आपके लिए, फिर जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए जीरो हो जाता है दिमाग में, फिर वो आपके दिमाग में रहता नहीं वो चीज़ें। तो रिवाइज मल्टीपल टाइम करो। एंड ओवर डिपेंडेंसी ऑन द नोट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाना कि ये नोट्स ले लेते, वो नोट्स ले लेते, बट उसको तो उल्टा के भी नहीं देख रहे, पलट के भी नहीं देख रहे, तो फिर उसका मतलब नहीं है। लैक ऑफ मॉक टेस्ट मस्ट है, ठीक है। आपने कितना भी पढ़ लिया, आपके पास कितनी भी जानकारी है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप सवाल नहीं बना पा रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, जिसको आप मॉक टेस्ट से ही दूर कर सकते हो। तो जितना हो सके उतना आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे। नेक्स्ट इज कि फाइनल 60 डेज, अब ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है, तो क्या क्या आप फटाफट कर सकते हो। तो पहले 30 दिन में क्या करो, सिलेबस खत्म करो फटाफट, जितना हो सके उतना सिलेबस को खत्म करो, और हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और दिन रात बराबर करना पड़ेगा। सो कंप्लीट योर सिलेबस विद इन 30 डेज। नेक्स्ट 20 डेज में आप क्या करो, इंटेंसिव प्रैक्टिस PYQ तो आप जब सिलेबस लेके बैठ रहे हो उसके साथ ही आप PYQ भी देखते जाओ एंड सिलेबस को भी पढ़ते जाओ। लास्ट 10 डेज में आप क्या करो, फुल रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना 3 घंटे की। अब वो नहीं होता है कि हम पेपर 1 अलग से बना रहे हैं, पेपर 2 अलग से बना रहे हैं, वो गलती आपको एग्जाम में भारी पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको दोनों पेपर साथ में मिल जाता है वहाँ पे बनाने के लिए। एंड कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेपर 1 में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं, ठीक है। उनको लगता है 3 घंटे आपको पता नहीं चलेगा कैसे निकलता है वहाँ पे। तो 3 घंटे में आप पेपर 1 ही बनाते रह जाओगे। पेपर 2 आपने अब पेपर 2 आपका अच्छा था, आप उसमें अच्छा खासा कर सकते थे, बट वो आपने मिस कर दिया। सो जो आपका स्ट्रेंथ है उसको पहले वो एग्जाम में भी जहाँ से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे, तो वैसे क्वेश्चन पे अपना ईगो पे लेके टाइम वेस्ट नहीं करना कि नहीं मुझे तो ये सारे क्वेश्चन बनानी है। उस टाइम पे आप क्या करोगे, जो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, उसको पहले बनाओ तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा। एंड फिर जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी टिक करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो जितना हो सके सारे क्वेश्चन बना के आने हैं, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। बट हमारा जो प्लेटफॉर्म है उनका क्या स्ट्रेटेजी, हम किस तरह से आपको मदद करने वाले इन पूरे प्रोसेस में। तो स्ट्रक्चर प्रिपरेशन प्लान, हमारे पास पूरा प्लान है आपके लिए कि हम पेपर 1 कैसे तैयारी करवाएंगे, पेपर 2 कैसे करवाएंगे। सो आपको भी भरोसा दिखाना पड़ेगा अपनी तरफ से। हम लोग आपको डेली MCQ जो कि आपको नहीं मिल पा रहा होगा अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, वो 1 लाइनर वाला नहीं, 1 लाइनर तो पूछते भी नहीं आप UGC नेट, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एकदम लेंथी क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं। सो हम डेली MCQ प्रैक्टिस करवाएंगे एंड PYQ डिस्कशन जो है वो, क्योंकि PYQ बनाने का एक तरीका होता है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो वो बस बना के छोड़ देते हैं। तो PYQ बनाने का तरीका कैसे होता है, उसको कैसे हम लोग अभी आपको जो एग्जाम आने वाला है उसमें कैसे वहां से सवाल आएंगे आपको, वो सारी चीजें हम लोग वहां पे आपको बताने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, हवा में बातें नहीं होगी, ठीक है, हवा में बिल्कुल बातें नहीं होगी। हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट, अगर आप मान लो कि आपका बेसिक में प्रॉब्लम है तो बेसिक भी आपका जो है वो अच्छा किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। एडवांस में अगर हो उसके बाद भी एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो वो भी आपको एनालिसिस हमारी तरफ से आपको मिलने वाला है। वीकली टेस्ट हम लोग रखते हैं, वीकली टेस्ट आपको रखा जाएगा, आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा आपका, उसमें पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है, वो हम आपको टेस्ट के थ्रू आपको बताने वाले हैं। एंड पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा। उसमें वो भी मेंटोरशिप में वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने एग्जाम से जिनका कोई लेना देना नहीं है। उस मेंटोरशिप में वही होंगे जो ऑलरेडी उस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, जो उनको एग्जाम का आइडिया है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत वही आता है कि जो इस चीज़ से जुड़े नहीं है, अगर वो आपको ज्ञान देंगे तो फिर आपके लिए भी घातक हो सकता है। तो इसलिए आपको उससे वही लोग जुड़ेंगे जो आपको
इस एग्ज़ाम से नाता रखते हैं, ठीक है, रिश्ता रखते हैं। सो ये हमारा स्ट्रेटजी रहने वाला है। एंड ये आपके लिए बिग अनाउंसमेंट है कि वी आर लॉन्चिंग आवर न्यू यूजीसी नेट बैच सून, ठीक है। सो बहुत जल्दी, क्योंकि एग्जाम का डेट बहुत ही नियर बाय है, जून में होने वाला है, तो हमारा बैच भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा वहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, ठीक है। पेपर 1 खासकर उसी में डिफिकल्टीज आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं कर पा रहे। सो पेपर 1 में क्या किस तरह से तैयारी करना है वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। लाइव क्लासेस, अब बहुत सारे इसमें वर्किंग बच्चे रहते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है कि लाइव क्लासेस नहीं कर सकते, वो टाइम पर नहीं क्लास को ज्वाइन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। एंड रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई डाउट है तो सॉल्व नहीं किया जाएगा। आपका जो भी डाउट है वो, क्योंकि पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिल रहा है आपको, पर्सनल मेंटोर मिलेंगे, तो वो आपको आपके डाउट को भी क्लियर करेंगे। टेस्ट सीरीज रहेगा आपके लिए, इसके अलावा आपको नोट्स भी दिया जाएगा, जिसके लिए आप लोग इधर उधर भटकते रहते हो। सो ऐसे वैसे नोट्स नहीं होगा उसमें, आपको जो ऑलरेडी इस एग्जाम से जुड़े हुए, जिनके उनके खुद के नोट्स है, जिसके बेसिस पे उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया, वो नोट्स आपको मिलने वाला, उनके नोट्स मिलने वाले, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से तैयारी हो पाएगा। डाउट सेशन भी रखा जाएगा आपके लिए। अगर मान लो पूरे वीक में आपको कोई दिक्कत है, या फिर कोई क्लासेस आपको समझ में नहीं आया, या फिर जो भी दिक्कत है, या फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ पता करना है, तो इसके लिए डाउट सेशन अलग से रखा जाएगा। तो ये हमारा बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है। एंड इसकी डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके लिंक से गो थ्रू कर सकते हो। एंड वहाँ पे नंबर भी अवेलेबल है, अगर आपको और अदर जो आपकी क्वेरी है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से गैदर कर सकते हो, ठीक है। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टे ट्यून फॉर द बैच सून, ठीक है। जो बैच आपका लॉन्च होने वाला है उस अपडेटेड रहो। आप बहुत सारे आपको यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, इसके अलावा आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, तो चैनल सब जगह अवेलेबल है, नंबर वहाँ पे है। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, या फिर आपको कोर्स में कैसे इनरोल करना है, फी क्या रहने वाला है, ये सारी डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक है उसको चेक करो, एंड नंबर वहाँ पे अवेलेबल है, उसको आप वहाँ से देख सकते हो। एंड फर्दर अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।